भी मिलूंगा, क्योंकि सिकंदराबाद बीच में पड़ता है तो मेरा तो सारा परिचित है मामला। एटा वालों से भी मिलूंगा, कासगंज वालों से भी मिलूंगा, जल्दी आऊंगा, जल्दी मुलाकात करूंगा। लेकिन कोशिश यह है कि कुछ खुशखबरी लेकर। आज मैंने काफी देर बातचीत की है सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी से, जो शिक्षा मित्रों का केस देख रहे। 18 मिनट बातचीत हुई है, उन्होंने सारी बातें बता दी हैं। कब कमेटी की रिपोर्ट आई, तारीख वाइज बताया, एक एक आंकड़ा बताया। जो लोग कहते हैं कि कमेटी की रिपोर्ट कब आई है, तो सरकार ने वहां एक एक एफिडेविट में अलग अलग बयान और सारी बातें बताई। इन सब चीजों से एक बात साफ हो रहा है कि सब कुछ बढ़ गया है आगे तक, लेकिन पता नहीं क्यों यहां रुका हुआ है बीच में। ये आगे जा क्यों नहीं पा रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है, क्यों नहीं ऐसा हो पा रहा है। तो मेरा आप सबसे यही है कि कोई एक ऐसी हवा का झोंका है, आपके सारे दुख दर्द समेट के ले जाए। कोई एक ऐसी आवाज आए जो एक बढ़िया सी लोरी, कविता, आर्डर, आदेश सुनाता हुआ चला जाए, और उस सब में आप सबकी भलाई, आप सबकी मानदेय की संबंधित बात हो। उन्होंने यह भी बताया वकील साहब ने कि मैंने नए एसीएस को भी नोटिस करवा दिया है, मोनिका रानी को भी नोटिस करा दिया है, जो नई शिक्षा निदेशक हैं। और पुराने अधिकारी इस पूरे केस में तब तक बाउंड रहेंगे, ना सुंदरम जी छूटेंगे, ना दीपक कुमार जी, जब तक ये डिस्चार्ज नहीं होगा। तो एक बड़ी बात है कि एक केस में 3 एसीएस लेवल के अधिकारी, 2 एसीएस, एक प्रमुख सचिव, 2 महानिदेशक उलझे हुए हैं। 5 अधिकारी अब इस केस में पूरे में उलझे हुए हैं। मैं तकनीकी बात पर पहल पर अब से अभी चर्चा कर रहा हूं। इन 5 अधिकारियों की जान सांसत में उलझी हुई है, जो सरकार का पक्ष रखते रहे। उन्होंने यह भी बताया कि इससे पहले वाली तारीख से पहले, लगभग 18 मिनट का वीडियो है, थोड़ी बहुत देर में आपको चैनल पर मिल जाएगा, पब्लिश हो चुका है। उसे आप ध्यान से देखें और उसे लोगों तक पहुंचाएं भी। किस तरीके से उन्हें एक एक तारीख, एक एक दिन, एक एक एफिडेविट का जिक्र किया है। 27 अक्टूबर की उनकी क्या तैयारी होगी, अनुदेशकों का केस का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उस पर अनुदेशकों की क्या तैयारी होगी। मैं कोशिश करूंगा विक्रम सिंह को जोड़ने की। शिक्षा मित्रों का क्या होगा, क्योंकि आज मैं भी कई दिनों बाद अपने ऑफिस पहुंचा, काम फिर रूटीन में शुरू किया। 2 दिन से क्या हो रहा है इस सब पर चर्चा की। कल से विधिवत सुबह 7 बजे वाला भी प्रोग्राम मिलेगा, 8 बजे वाला भी प्रोग्राम मिलेगा, सारे प्रोग्राम आएंगे। क्या क्या होगा उन सब पर बातचीत होगी। एक बड़ी बात यह है सामने कि जब कमेटी बन गई, सरकार ने कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल कर दिया कि कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आ गई। ये एसीएस ने अपने एफिडेविट में लिखा है, और उसी एफिडेविट को लेकर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कमेटी की रिपोर्ट आने वाली है और मैं जल्द इस पर ऐलान कर दूंगा। तो ये डबल स्टैंडर्ड, दोहरी बात, दोहरी मानसिकता, डबल खबर, डबल बातचीत, ये समझ में नहीं आता। ये मेरी समझ के परे से ऊपर से निकलता है। और यही मैं नेताओं से कहता हूं कि आखिर आप खबर लाते क्या हो सकता है कि मेरी बातों से कुछ लोग अलग हों, कुछ लोग अलग बात करते हो, लेकिन क्या इस सब प्रक्रिया के बीच, इस सब प्रक्रिया के बीच
शिक्षा मित्रों के हित ज्यादा हैं या संगठन की आबरू ज्यादा है या सरकार की चापलूसी बड़ी है, या सरकार की परिक्रमा बड़ी है? शिक्षा मित्रों का और अनुदेशकों का हित क्यों पीछे है? अगर सरकार ये बार बार ये कहती रहे कि मैं बहुत अच्छी करने वाली हूं, अच्छा करूंगा, और ये करते करते 1 साल तक ऐसे ही घूमते रहे, तो क्या होगा इससे? कहीं ना कहीं ये शब्द फंसते नजर आएंगे, और ये फंसेंगे तो क्या होगा? क्या इस बार कुछ तारीख होगी या फिर तारीख दर तारीख मामला आगे खिंचता जाएगा? क्या अब आने वाले वक्त में अनुदेशकों का ऑर्डर जो रिजर्व है उसका क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम आएगा? बड़ी अच्छी बात एक ने लिखी साथी ने कि कृपा रुकी कहां है। अब ये तो किसी से होशियार व्यक्ति से पूछा जाए। कई चीजें हैं, कई सवाल हैं, सवाल सारे निरुत्तर हैं। कहीं पर एक शानदार पोजीशन नहीं। राजेश जी, बहुत अच्छा लगता है, आप एक अच्छे अध्यापक हैं और मैं मानता हूं एक मानव भी हैं, एक पीड़ित भी हैं। ये शब्द इसलिए कहते हैं, पीड़ित इसलिए हैं कि आपको अपना अधिकार नहीं मिल रहा है। होशियार इसलिए हैं कि इतने पर भी आप सरकार के साथ तारतम्य बनाकर चल रहे हैं। कई चीजें हैं, इन कई चीजों का एक ही परिणाम, एक ही आयाम, एक ही समाधान अनुदेशक का और शिक्षा मित्र का मानदेय बढ़े। अनुदेशक और शिक्षा मित्रों को जब तक आर्थिक आजादी नहीं मिलेगी तब तक इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, चाहे कुछ भी कर लो। और आर्थिक आजादी का सिर्फ एक और सिर्फ एक नजरिया है, वो है अदालत, सरकार और सिस्टम। बड़ी उम्मीद थी सरकार के अधिकारी इस पर पहल करेंगे कि समर कैंप का पैसा, जो समर कैंप जिन लोगों ने पूरा किया, उनके खाते में सरकार दिवाली पर बड़ी खुशी से भेज देगी। सरकार ने दिवाली पर वो पैसा नहीं भेजा। दिल की बात बनी रही, किसी की भी बात बनी रही, और कई जिलों में तो मानदेय भी नहीं मिला। अब मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि सारी चीजें सरकार के अधिकारियों को भी सोचना चाहिए। ये छोटे कर्मचारी हैं, कुछ पैसे पाते हैं, इनका तो मानदेय क्रेडिट कर दिया जाए। बिल अनुदेशक को शिक्षा मित्र नहीं बनाता है, लेकिन बिल बनाने का काम भी सरकार के लोग ही करते हैं। तो ये कृपा कहां रुक जाती है? हमारे साथ विक्रम सिंह जी आ चुके हैं। आज हमारी और विक्रम सिंह की मुलाकात भी 5-6 दिन बाद हो रही है, क्योंकि दिवाली का पर्व ही 5 दिन का होता है। और जैसे बांदा जनपद में 1 रुपया नहीं मिला, कासगंज जनपद में नहीं मिला, एटा जनपद में नहीं मिला, उन्नाव जनपद में नहीं मिला, बहुत है सीरियल से जनपद, सबकी दिवाली फीकी रही, सरकार का पोजीशन खराब रही। जब घर में पैसे नहीं पहुंचते वो सरकार को ही करेंगे सवाल, सरकार के कर्मचारी है। विक्रम सिंह, आपका जो ऑर्डर रिजर्व है अब उसकी क्या है उम्मीद? क्योंकि अब तो 1 महीना गुजर चुका है। शायद विक्रम सिंह से नेटवर्क इशू कुछ हो रहा है।
रामपुर में भी भुगतान नहीं हुआ। रामपुर में तो हुआ है, अब ये नहीं मालूम कि समर कैंप का नहीं हुआ, किसका नहीं। समर कैंप का तो लगभग लखीमपुर खीरी में वेतन नहीं मिला, और समर कैंप का तो बहुत जगह नहीं मिला। तो क्या फिर विक्रम सिंह सुप्रीम कोर्ट के अब ऑर्डर की कब तक प्रतीक्षा और रहेगी? जी सर, आपका बहुत बहुत आभार, और अपने सभी साथियों को कल से प्रारंभ हो रहे महाषष्ठी छठ त्योहार का 5 दिन के दीपावली के बाद 4 दिन का छठ का त्योहार होता है, जो कल से प्रारंभ होगा और मंगलवार को समाप्त होगा। 4 दिन का त्योहार होता है। कल नहाए खाए से प्रारंभ, और ये पहला एक ऐसा त्योहार है जिसमें एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूर्य को नमस्कार करती है, लेकिन ये पहला एक ऐसा त्योहार है या प्रकृति का ऐसी संरचना है या दुनिया में ऐसा देखा जाता है कि उगते हुए को तो बाद में नमस्कार किया जाता है, पहले डूबते हुए को नमस्कार किया जाता है। इससे हम बहुत कुछ सीख ले सकते हैं। अब जहां तक आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कह रहे हैं सर, 16 सितंबर 2025 को हम लोग का ऑर्डर 2 घंटे 10 मिनट की मैराथन बहस के बाद रिजर्व हुआ था, और रिजर्व होने के बाद उधर दशहरा की छुट्टी आई, कोर्ट काफी दिन दशहरा में बंद रहा, और फिर इधर दीपावली की छुट्टी आई और कोर्ट अभी भी खुला नहीं है। 27 अक्टूबर दिन सोमवार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में फिर से कार्य प्रारंभ होगा, और हम आशा और उम्मीद करते हैं कि जो अगले सोमवार जो 27 अक्टूबर से कार्य प्रारंभ होगा, क्योंकि अब छुट्टी की जो दशहरा और दीपावली की जो छुट्टी की एक श्रृंखला थी वो अब समाप्त होने वाली है, और 27 तारीख से जब कोर्ट प्रारंभ होगा तो हमें लगता है अब लगातार चलेगा, और इसके बाद कभी भी हम लोग का जो ऑर्डर जो रिजर्व हुआ था वो माननीय जज साहब उसको सुनाने का कार्य करेंगे, और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जो लगातार परेशान है, हताश है, निराश है, रोज सैकड़ों ऐसे फोन आते हैं, रोज सैकड़ों ऐसे मैसेज आते हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट का आदेश कब आएगा, कोई इसकी डेट लगी, कब सुनवाई होगा। सुनवाई तो हो चुकी है, कब आदेश हो आएगा, क्योंकि सुनवाई के बाद ऑर्डर रिजर्व हुआ था, और हम लोग को आशा उम्मीद था कि 1 महीने के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसका फैसला आ जाएगा। लेकिन लगातार दशहरा की बंदी और फिर दीपावली की बंदी से, और ऐसे भी 5 दिन का ही कोर्ट होता है, शनि रवि भी ऐसे भी बंद होता है, और इधर देखिए शुक्रवार से लेकर और सोमवार को कोर्ट खुलेगा, लगभग इधर 9 से 10 दिन की बंदी इधर हो रही है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि 27 तारीख से जब कोर्ट प्रारंभ होगा तो इस दरमियान माननीय जज साहब जरूर हम लोग की ओर अपनी नजरें इनायत करेंगे, और एक बहुप्रतीक्षित जो आदेश का इंतजार उत्तर प्रदेश का अनुदेशक लगातार सुप्रीम हाई कोर्ट से लेकर सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच, इलाहाबाद से लेकर लखनऊ,
मुझे याद है 3 जुलाई 2019 को माननीय लखनऊ बेंच से फैसला आया और उसके बाद 20 अगस्त 2019 को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया और उसके बाद 2 दिसंबर 2022 को माननीय इलाहाबाद लखनऊ दोनों संयुक्त रूप से डबल बेंच का आदेश आया था 2 दिसंबर 2022 और 1 मई 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट में पहली सुनवाई हुई थी और 16 सितंबर 2025 को लगभग आप कह सकते हैं 2 से 2.5 साल, 2.25 साल, 2.5 साल आप कह सकते हैं, ये सुनवाई चली माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी और 16 तारीख को आर्डर रिजर्व हुआ था। हम लोग उसी आर्डर का इंतजार कर रहे हैं कि वो आर्डर आए और उत्तर प्रदेश का अनुदेशक जो पिछले कई सालों से हताश है, निराश है, आज भी अभी भी मेरे पास बहुत सारे साथियों के फोन आए, बहुत सारे साथी तो कभी कभी इस प्रकार के सवाल भी करते हैं कि उसका जवाब देने में अपने आप को असहज महसूस करता हूं और कभी कभी कुछ चीजें हमारे साथी हमसे ही डिसीजन की बात करते हैं कि सर आप बताइए, हम ऐसा चाह रहे हैं कि आगे इस नौकरी को चलाएं कि न चलाएं, इस नौकरी को क्यूट कर दे, कुछ और करें। अब इस प्रकार के भी सवाल आते हैं। अपने सभी साथियों को और भी कई प्रकार के सवाल आते हैं कि सर मैं अब इस जीवन से तंग आ चुका हूं, अनुदेशक की नौकरी से परेशान हो चुका हूं, हताश हो चुका हूं, निराश हो चुका हूं, सोचता हूं कि ये कर जाऊं, वो कर जाऊं। ऐसे तमाम साथियों को लगातार ढाढ़स बढ़ाने का भी कार्य हम लोग करते हैं, उनको समझाते हैं, समझाने का भी कार्य लगातार करते हैं। उनसे निवेदन करते हैं कि जैसे आपने इतने दिन इस अपार कष्ट को देखा है, अब यदि अच्छा होने वाला है तो कृपया करके इस प्रकार की बातें न करें और जैसे आपने इतना दिन धैर्य रखकर अपने जीवन को आगे चलाने का कार्य किया है, उनसे निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं, जरूरत पड़ती है तो उनकी पत्नी से बात करता हूं, यदि महिला अनुदेशक है तो उनके पति से बात करता हूं, उनके बच्चों से बात करता हूं, उनके परिवार के और लोगों से बात करता हूं। कभी कभी तो महिला अनुदेशक के साथ और भी अजीब स्थिति आ जाती है जब उनके पति कहते हैं कि तुम नौकरी चुनो या मुझे चुनो, तुम दोनों में तय करो कि तुम्हें नौकरी लेनी है या मेरे साथ रहना है। अब बताइए, इस प्रकार के सवाल यदि किसी के पास आ जाए तो क्या जवाब दे पाएगा, वो क्या निर्णय ले पाएगा, वो किस चिंता में चला जाएगा, उसका जीवन कितना असहज हो जाएगा। लेकिन हम तो धन्यवाद देते हैं अपने उन तमाम अनुदेशक साथियों को जो कि विपरीत परिस्थितियों में भी, इतना विपरीत परिस्थितियां, और विपरीत परिस्थितियां मैं इसलिए कह रहा हूं सर कि जितना उत्तर प्रदेश का एकमात्र अनुदेशक ऐसा प्राणी है जिसके सर्टिफिकेट की जांच 4 बार हुई है, 4 बार सर्टिफिकेट की जांच हुई है, फिर भी उत्तर प्रदेश में एक भी अनुदेशक आज तक रिकॉर्ड नहीं है, एक भी अनुदेशक की ऐसी सूचना नहीं मिली कि जिसका मार्कशीट फर्जी रहा हो, जिसका सनद फर्जी रहा हो, किसी का सर्टिफिकेट फर्जी रहा हो, किसी का अंक पत्र फर्जी रहा हो। और पूरी पारदर्शिता, पूरी ईमानदारी के साथ ये भर्ती हुई थी सर। जब हम लोग इस भर्ती में आए थे वो बात तो न आपकी जाने ठीक है, बहुत अच्छी बात है, पारदर्शिता से भर्ती हुई, सब कुछ हुई,
लेकिन अब सवाल ये है विक्रम सिंह, अब इस सबसे लोग परेशान हैं, आपको भी पता है। लोगों को ये भरोसा था कि दिवाली पर मानदेय भी मिल जाएगा, समर कैंप का भी मिल जाएगा। कई जिलों में तो मानदेय भी नहीं मिल पाया और समर कैंप तो अब तक भी रिलीज नहीं हो पाया। अब इसका सारा दोष आप अनुदेशक और शिक्षा मित्र पे मत मर देना। सरकार को कम से कम त्योहार पर तो इनके बारे में, अभी जिनका 3% टीएडीए लगेगा, क्या सबसे बिल मांगे जाएंगे? अरे कुछ चीजें तो कम से कम दे दीजिए। समर कैंप की तो बाकायदा एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बनी है, कितने लोगों ने काम किया, उसी रिपोर्ट पर भुगतान कर देते। अब अगर ऐसे ही समय कटता रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी बातें, तो क्या माना जाएगा? पीड़ित को, दुखी व्यक्ति को क्या, कितना भी और दुखी कर लीजिए और उसे रुला लीजिए, कितना करोगे परेशान, और परेशान हो जाएगा। उसके वेतन को तो दिवाली पर कुछ तो लिहाज शर्म कर लेते, कुछ तो कर देते उसके लिए। उसके खाते में 15,000 रुपए चला जाता, किसी के खाते में 16,000 चला जाता, कुछ तो करते, कुछ तो सोचते। ये नेताओं ने भी नहीं अधिकारियों के सामने बात रखी कि सर अब बिल के चक्कर में इसे रोकना मत। मान लीजिए जिन जिलों में पेमेंट नहीं हुआ, उनके अनुदेशक 12-1 बजे तक मुझसे फोन पे करते रहे, सर घर पे रिफाइंड की थैली खरीदने के पैसे नहीं है। पूरी तो बाद की बात है। मेरा मन बड़ा दुखी था। मैं भी गांव में था, कहीं टावर आ रहे थे, कहीं टावर जा रहे थे। उस समय एक महाराजगंज जनपद में एक अनुदेशिका के घर पर उसके भाई कब्जा कर लिया। उसी समय पता लगा कि बांदा से कई साथी फोन कर रहे थे। तो क्या जिनके पैसे नहीं मिले उनके घर पे क्या बीती होगी? आप भी समझदार हो विक्रम सिंह, कब तक ये सब चलेगा? क्योंकि आप संगठन के नेता हो तो लोग तो आपसे सवाल करेंगे, चाहे वो अनुदेशक हो, शिक्षा मित्र के लोग शिक्षा मित्र के अध्यक्षों से सवाल करेंगे। सुनने में आ रहा है कि आज शिक्षा मित्र संघ के बनारस के जिलाध्यक्ष अजय सिंह के भाई के साथ कुछ दुर्घटना हुई है। हालांकि मेरी बात फोन पर नहीं हुई है, क्या दुर्घटना हुई है मुझे पूरी जानकारी भी नहीं है। हाँ, जब मेरा फोन गया तो वो बिजी थे, जब उनका फोन आया तो मैं कोई प्रोग्राम कर रहा था। मैं उनके दिवंगत भाई के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु उन्हें हिम्मत दे। किसी का भी भाई का जब मौत का खबर मिलती है तो बिल्कुल टूट जाता है। मैं अजय जी के भाई के प्रति अपनी ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से, अपने सभी चैनल की ओर से, सभी लोगों की ओर से शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। प्रभु अपने श्री चरणों में स्थान दें। अजय सिंह के पूरे परिवार को इस दुखद घटना को झेलने का हिम्मत और हौसला प्रदान करें। किसी भी घर में कोई दुर्घटना घटती है तो एक बड़ी बुरी खबर आती है। मुझे भी पता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं, आप कुछ बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। आप यहाँ की खबर वहां पहुंचा सकते हैं, वहां की खबर यहाँ ला सकते हैं, लेकिन फिर भी किससे कहा जाएगा? आप ही से सवाल होगा विक्रम सिंह। नहीं, कल अजय सिंह के चचेरे भाई हैं और मोटरसाइकिल से उनका एक्सीडेंट हो गया। और इस समय अजय सिंह, मैं किसी ग्रुप में देख रहा था, कोई साथी हैं वो लिख रहे थे कि अजय सिंह के परिवार में ये तीसरी या पांचवी ऐसी घटना घटी है। और इस समय अजय सिंह शिक्षा मित्र संगठन के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये पूरा शिक्षा मित्र समाज जान रहा है सर। और एक ध्रुव तारा की तरह अजय सिंह इस समय चमक रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। मैं देखता हूं उनके 1-2 ग्रुप में मुझे भी किसी साथी ने जोड़ लिया है। अब मैं देखता हूं उस ग्रुप में अजय सिंह के प्रति जितना विश्वास इस समय लोगों के पास है, और इस प्रकार की घटनाएं घटती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं टूट जाता है। और जैसा कि मैं देख रहा था, सुन रहा था, पढ़ रहा था, उसमें लिखा जा रहा था कि पूरे परिवार को एक सूत्र में पिरोने का कार्य करते थे और पूरे परिवार को लेकर चलते थे। और ऐसे व्यक्ति का जाना, कल मेरी अजय सिंह जी से बात हुई थी, जब ये घटना की सूचना मुझे किसी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिली तो मैंने तुरंत उन्हें फोन किया, उनसे बात हुई।
वो काफी भावुक थे, फोन पे ही गमगीन हो गए। मुझे भी बहुत अच्छा नहीं लगा। तो कहीं ना कहीं ये सब हृदय विदारक घटना है। और अनुदेशकों के साथ तो ईश्वर, शिक्षा मित्रों के साथ ईश्वर इस प्रकार की न जाने कितनी परीक्षाएं ले रहा है। अभी हमारे एक सीतापुर के साथी थे सर, हमारे बड़े विश्वसनीय साथी थे, शिव प्रताप सिंह नाम था उनका। हालांकि वो दिव्यांग थे, ट्राईसाइकिल से, तिपहिया वाली स्कूटर से चलते थे। मेरी उनसे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। एक बार मैं सीतापुर गया था तो उनसे मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन चाह कर भी उनसे नहीं मिल पाया। और उस साथी ने सीतापुर में हमारी इतनी मदद की कि क्या मेरे पास शब्द नहीं है उस साथी को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ईश्वर न जाने अच्छे लोगों को क्यों अपने पास जल्दी बुलाना चाहते हैं। अभी ये सुप्रीम कोर्ट की जो लड़ाई चल रही थी सर, बहुत दुख की बात है, उस साथी ने इतना मेहनत किया सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में, सीतापुर में एक एक अनुदेशक से बात करना, उनसे सहयोग करवाना, और इतना पॉजिटिव वो शख्स थे, माने एकदम सकारात्मक बात करना। ईश्वर ने हालांकि उनके साथ पहले भी अन्याय किया था, फिर भी उनके अंदर इतनी सकारात्मकता भरी हुई थी और मैं बहुत कुछ उनसे सीखता था। वो मुझे भी बहुत कुछ बताते थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, अच्छी अच्छी बातें बताते थे, मुझे भी समझाते रहते थे कि अध्यक्ष जी इसको आप ऐसे करिए, ऐसे करिए। तो उस साथी का भी जाना हमारे लिए हृदय विदारक घटना है। और मैं पूरे समस्त अनुदेशक परिवार की ओर से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और उस दिन मैं एक मीटिंग रखा था, ऑनलाइन एक मीटिंग रखा था, और मीटिंग रखा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उस मीटिंग को कर पाने की, और मैंने उस मीटिंग को कैंसिल कर दिया। वो मीटिंग मैं कर नहीं पाया क्योंकि बड़े भरोसेमंद साथी थे हमारे शिव प्रताप जी। देखिए, व्यक्ति कभी कभी भले उससे मुलाकात ना हो, भले देखा देखी ना हो, फेस टू फेस ना हो, आमना सामना ना हो, फिर भी व्यक्ति दिल में अपना जगह बना लेता है। और अचानक जब समाचार मुझे मालूम हुआ तो अपने आप को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा साथी भी चला गया। तो इस समय शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के साथ ईश्वर भी तरह तरह की परीक्षाएं ले रहा है, और न जाने परीक्षाएं ईश्वर कब तक लेंगे, कब समाप्त करेंगे। विक्रम सिंह, कैशलेस का लाभ कब तक मिलेगा और समर कैंप का पैसा कब तक मिलने की आशा की जाए कि भूल जाएं लोग? मेरी बात को अदर वे में मान लेना, बड़ा साफ सी बात कर रहा हूं कि भूल जाएं। क्या होगा? पैसा पढ़ा भी रहे लोगों को नहीं मिलेगा तो समर कैंप का पैसा मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्यों नहीं, इस प्रकार का सवाल मिलेगा क्यों नहीं। कई जनपद में मिल रहा है समर कैंप का पैसा, कई जनपद में दीपावली से पहले ही समर कैंप के पेमेंट हो गए। चूंकि समर कैंप के पैसे को लेकर, देखिए, दीपावली से पहले कई जनपदों में मानदेय नहीं मिला, इसको तो मैं गलत नहीं, बहुत गलत मानता हूं, क्योंकि इसमें कोई बहुत ऐसी चीजें नहीं थी। इसमें थोड़ी देर के लिए अधिकारियों को यदि बिल वाउचर न भी आया था तब भी उसको निकालना चाहिए। और कहीं ना कहीं हमारे साथियों से भी कमी रह गई होगी, उस दिन वो पूरी तरह से वहां मुस्तैद न रह पाए हों, लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि मुझे याद है मंगलवार को प्रत्येक जनपद में पैसे जो है उसकी लिमिट जारी हो चुकी थी मंगलवार को, और शनिवार तक बैंक था, शनिवार तक, यानी मंगल बुध बिफे शुक्र शनिचर 5 दिन बैंक था, 5 दिन ऑफिस खुला था, 5 दिन बैंक खुला था।
इस 5 दिन में कई जनपदों में पेमेंट नहीं हो पाया। ये कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि ये पुरानी परंपरा से चल रही थी। इसमें कोई बहुत ज्यादा 3-5 नहीं करना था, बहुत मेहनत नहीं करना था। अधिकारियों को यदि बिल वाउचर न भी पहुंच पाया हो, फिर भी उनको इसका पेमेंट करना चाहिए था। अब न जाने किन परिस्थितियों में पेमेंट नहीं हो पाया। कुछ जगह आईएफएससी कोड की चर्चा चल रही थी, कुछ बैंकों में आईएफएससी, बैंकों का विलय होने के कारण कुछ आईएफएससी कोड, ये सब कुछ मामले आ रहे थे। लेकिन फिर भी ये दुर्भाग्यपूर्ण था कि दीपावली से पहले सितंबर का मानदेय न मिल पाना, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कार्य था। समर कैंप का पैसा भी कई जनपदों में, समर कैंप का पैसा देखिए 6 तारीख को ही प्रत्येक जनपद में आ चुका था। 4 तारीख को ही उसकी लेटर जारी हुई थी और 6 तारीख को वो आउट हो गया था, तो 6 तारीख को ही उसकी लेटर आ गई थी। 4 तारीख के डेट की लेटर 6 तारीख को आ गई थी। और चूंकि इसमें हम मानते हैं कि थोड़ी नई प्रक्रिया थी, और जो इस प्रक्रिया को देखते हैं उनको अनुदेशक या शिक्षा मित्र प्राणी से आज तक कभी पाला ना पड़ा होगा, मैं इस बात को मानता हूं। क्योंकि अनुदेशक शिक्षा मित्रों का आज तक जो भी पेमेंट हुआ है वो समग्र शिक्षा से हुआ है। लेकिन पहली बार अनुदेशक शिक्षा मित्रों का ये समर शिक्षा का जो पेमेंट है वो बेसिक से होने जा रहा था। ये बजट बेसिक में आया था, तो हम मानते हैं कि वहां थोड़ी प्रक्रिया अलग थी। लेकिन फिर भी कई जनपदों में समर कैंप के पेमेंट हुए हैं, और इसके लिए मेहनत जिन लोगों ने किया, चाहे वो हमारे अनुदेशक साथी हो, शिक्षाविद साथी हो, चाहे अधिकारी गण हो, चाहे कर्मचारी गण हो, वो सब धन्यवाद के पात्र हैं कि कई जनपदों में समर कैंप के पेमेंट हुए हैं। हालांकि अधिकांश जनपद में अभी पेमेंट नहीं हो पाए हैं। मेरे गोरखपुर में ही दुर्भाग्य से अभी तक पेमेंट नहीं हो पाए, क्योंकि उसका एक कारण है कि जो बिल बनाते थे बेसिक शिक्षा में, उनकी माता जी एक्सपायर कर गई थी, और इस नाते हम लोग का पेमेंट नहीं हो पाया। और चूंकि जब किसी के साथ इस प्रकार की घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, तो बहुत हम लोगों ने दबाव बनाना भी उचित नहीं समझा समर कैंप के पेमेंट को लेकर। चूंकि हम लोग को मालूम था कि दीपावली का पेमेंट हम लोग करवा लेंगे, और दीपावली का 9,000 रुपये। कुछ जनपद ऐसे हैं जहां समर कैंप का पैसा आया। हाँ, जैसे भदोही जनपद में आया है, शामली जनपद में आया है, चित्रकूट जनपद में आया है। नहीं आया ऐसे चित्रकूट में आया। नहीं, न मानदेय मिला, न समर कैंप मिला। चित्रकूट में न मानदेय मिला, न समर कैंप मिला। वो गलत खबरें लोग फर्जी फैलाते रहते हैं। क्या? हमीरपुर में भी नहीं हुआ, चित्रकूट में भी नहीं हुआ। नहीं, चित्रकूट में हमारे जिलाध्यक्ष ने इसकी सूचना दी है। हमारे जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार हैं, अब उन्होंने मानदेय के इसकी लिए सभी मानदेय को लेकर तक के चित्रकूट के 20 कमेंट आ चुके हैं कि मानदेय ही नहीं मिला। समर कैंप तो दूर की बात है, मुझे नहीं मालूम। नहीं तो हो सकता है मानदेय ही मिला हो, लेकिन समर कैंप की भी ऐसी कुछ सूचना वो शायद डाल रहे थे, हो सकता है मैं देख नहीं पाया हूं। लेकिन भदोही में हुआ है, शामली में हुआ है। भदोही में हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं दिलीप सिंह जी, और जिलाध्यक्ष भदोही हैं, वहां समर कैंप का पेमेंट हुआ है। शामली में हमारे जिलाध्यक्ष हैं धर्मेंद्र मल्लिक जी, वहां भी पेमेंट हुआ है। हालांकि उतना पेमेंट नहीं हो पाया है जितना कि मैं आपको बता पाने की स्थिति में हूं। लेकिन अब जब ऑफिस खुला है, अब तो जल्द से जल्द लोगों को इसको लेकर करवा लेना चाहिए पेमेंट। अब ये पेमेंट जल्द हो भी जाएंगे, क्योंकि पहले कुछ उहापोह की भी स्थिति हुई थी, पेमेंट करना है कि कैसे करना है। कुछ लोग टाल रहे थे, कुछ लोग समझना नहीं चाहते थे, कुछ लोग समझकर नौटंकी कर रहे थे। इस प्रकार की तमाम चीजें, जब कोई नई चीजें आती है तो तमाम प्रकार की अड़चने आती है। लेकिन अब लगभग सभी जनपदों में विक्रम सिंह, ये सारी समस्या अब समाधान हो। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बारे में कुछ अधिवक्ताओं से बातचीत हुई? नहीं, इसमें देखिए, इसमें कहीं कोई बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये जज साहब का विषय है, और जज साहब इसको कब प्रोनाउंस करेंगे ये उनके ऊपर निर्भर करता है। जैसे उत्तर प्रदेश में
मानदेय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी कब करेंगे, ये कोई बताने की स्थिति में नहीं है। उसी प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट में 16 सितंबर को जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था, वो ऑर्डर कब प्रोनाउंस किया जाएगा, ये तो जज साहब के, हालांकि हमारी बात लगातार हमारे वकील साहब से हो रही है और मैं लगातार उनके संपर्क में हूं, हर दूसरे तीसरे दिन उनसे बात हमारी होती है, मैं लगातार संपर्क में हूं। और चूंकि अब इधर 27 तारीख को कोर्ट खुलेगा, सोमवार से प्रारंभ होगा और 27, 28, 29 तक का कॉज लिस्ट आ चुका है। 29 तारीख तक के कॉज लिस्ट में अभी इसकी सूचना नहीं है कि हमारे केस की ऑर्डर उस दिन प्रोनाउंस किया जाएगा, इसकी उसमें अभी तक कोई जिक्र नहीं है। हालांकि हो सकता है एक दिन पहले भी उसमें अलग से भी जोर दिया जाता है, कभी कभी कल सुनाया जाने वाला हो और आज 7 बजे 8 बजे मालूम चलता है कि कल एक केस का ऑर्डर सुनाया जाएगा, तो ऐसा भी होता है। तो ऑर्डर सुनाया जाएगा तब लेकिन दिल्ली आएंगे कि नहीं? नहीं, दिल्ली आएंगे सर, ये तो इतना बहुप्रतीक्षित आदेश है और अनुदेशकों के जीवन मरण से जुड़ा हुआ ऑर्डर है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आएगा और इस चीज के लिए तो उत्तर प्रदेश पिछले 8 वर्ष से कर रहा है सर। और अगर यदि रोका भी, आपके इस अधिवक्ताओं प्रकार से बात हुई होगी, आपकी अधिवक्ताओं से बात हुई होगी, रोका भी जाएगा तो 90 डेज की तरह ही है या कुछ और है सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर? नहीं, देखिए, जिस दिन ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसी दिन मैंने इसको लेकर अपने वकील साहब से बातचीत किया कि सर, माननीय सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर सुनवाने की, जो ऑर्डर रिजर्व होता है उसको प्रोनाउंस करने की कोई लिमिट है क्या? तो उन्होंने कहा कि देखिए, हाई कोर्ट में तो इसकी लिमिट है कि 90 दिन के अंदर उसको सुना देना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। ये उसी दिन मुझे हमारे वकील साहब ने बताया, मैंने खुद इस बात का जिक्र किया, तो उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है कि यहाँ कोई ऑर्डर यदि रिजर्व होता है तो कितने दिन में सुनाया जाना चाहिए, उसकी कोई लिमिट यहाँ पे नहीं है, जो मुझे हमारे वकील साहब ने जानकारी दिया है सर। ये जो 90 दिन वाली बात है हाई कोर्ट के लिए है, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है। हमारे कई साथी कभी कभी ग्रुप पे लिख देते हैं कि 90 दिन, तो हम उन सभी साथियों को इस बात की जानकारी देना चाहेंगे, 90 दिन हाई कोर्ट के लिए है, सुप्रीम कोर्ट में के लिए कोई दिन नहीं है, कोई समय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब की नजरें जब इनायत होंगी तब वो इसको प्रोनाउंस कर देंगे और वो दिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के लिए वही दिन असली दिवाली होगा, वही दिन असली होली होगा। अभी जो दिवाली होली की बात होती है सर, तो इसको हम लोग दिवाली होली नहीं मानते हैं। हम अनुदेशकों का दिवाली उसी दिन होगा जिस दिन माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम लोग के पक्ष में, और जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखार बिंदु से हमारे मानदेय के बारे में कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को इतना मानदेय देने जा रहे हैं, जिस दिन ये घोषणा करेंगे उसी दिन हमारा असली दिवाली होगा, उसी दिन हमारा असली होली होगा और उसी दिन हम दिवाली मनाएंगे और उसी दिन हम होली खेलेंगे सर। बाकी हमारे लिए 13 वर्षों से होली दिवाली का कोई बहुत मतलब नहीं रह जाता है सर। चलिए विक्रम सिंह, हम इंतजार करेंगे आपके इस पूरे प्रोग्राम का, आपका ऑर्डर आए जल्दी, अनुदेशक के ऑर्डर आ जाए और शिक्षा मित्र को 27 तारीख को एक बड़ी सोमवार को राहत मिले। वकील साहब से आज मैंने विस्तृत 18 मिनट की बातचीत की है। शिक्षा मित्र अनुदेशकों को वो सुननी चाहिए, समझनी चाहिए, कब फाइल बनी, कब कमेटी बनी, कमेटी का परिणाम कब आ गया, कमेटी का ऑर्डर सरकार को कब दे दिया है कमेटी ने, उसके बाद सरकार उस पर हीलावाली क्यों कर रही है, पूरा है सब कुछ उन्होंने डेट वाइज बताया है, तारीख वाइज बताया है कि कब कब क्या क्या कोर्ट में प्रस्तुत किया सरकार ने। तो अभी आपसे विदा लेंगे।
आज कई दिनों बाद दिल्ली आया हूं, तो चूंकि 9 बजने जा रहे हैं, समय भी होने जा रहा है, कल बातचीत करेंगे, आपसे विस्तृत बातचीत करेंगे। फिलहाल आप सबका आभार, धन्यवाद, आप सबको नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों।